नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम समूह 2 उप समूह 2 पटवारी संयुक्त परीक्षा 2023 के सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध की यदि हम बात करें तो प्रबंध की प्रकृति बहुआयामी मानी जाती है। प्रबंध की प्रकृति क्या मानी जाती है? बहुआयामी। और बहुआयामी इसे इसलिए बोला जाता है कि ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के हिसाब से होता है। कोई इसे कला मानता है, कोई विज्ञान मानता है, कोई पेशा मानता है। तो इसलिए जो इसकी प्रकृति को माना गया है वो बहुआयामी माना गया है। इसके जो भिन्न व्यक्ति होते हैं भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से इसके देखते हैं, और जिसके कारण प्रबंधन की जो प्रकृति है वो स्पष्ट नहीं है। तो इसको समझने के लिए कुछ विशेषताओं का अध्ययन करना अनिवार्य रूप से होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रबंध विज्ञान है क्योंकि इसमें विशेषता होती है। यदि प्रबंध की हम बात करें तो प्रबंध कला के रूप में और विज्ञान के रूप में हम बात करें तो यदि विज्ञान के रूप में समझें तो ये क्रमबद्ध ज्ञान समूह की व्याख्या है, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत है। विज्ञान जो है प्रायोगिक रूप से आधारित सिद्धांत होता है, और या इसकी व्यापक वैधता है, एक विशाल स्वरूप है। तो इस दृष्टि से देखें तो ये तीनों ही सही हो जाते हैं, उपरोक्त सभी हो जाते हैं। क्रमबद्ध समूह, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत और व्यापक वैधता। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रबंध है, प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कला और विज्ञान दोनों हो जाएगा, क्योंकि प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। प्रबंध एक कला के रूप में यदि हम देखें तो सैद्धांतिक ज्ञान का होना, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार व्यवहार और रचनात्मकता पर आधारित है। और यदि प्रबंध विज्ञान के हिसाब से देखें तो हमने अभी चर्चा किया था, क्रमबद्ध ज्ञान का समूह, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत और व्यापक वैधता के रूप में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीति निर्धारक कार्य है। नीति निर्धारक जो कार्य है वो किसके ऊपर मतलब किसका है? वो यदि देखें तो नीति निर्धारक जो कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधक का है। किसका है? उच्च स्तरीय प्रबंधक का। यदि हम इसके स्तर की बात करें तो 3 स्तर में बांटा गया है, उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधक। तो यहाँ पे जो नीति निर्धारण का कार्य होता है वो उच्च स्तरीय प्रबंधकों का होता है, और इसके अंतर्गत संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और चेयरमैन इत्यादि आते हैं, जो ऊपर लेवल के अधिकारी वगैरह होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोरमैन प्रबंध के किस स्तर से संबंधित कर्मचारी हैं? जो फोरमैन होते हैं वो किस स्तर के कर्मचारी हैं? तो वो निम्न स्तरीय के कर्मचारी हैं। अभी हमने बात किया कि उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो इसमें जो फोरमैन प्रबंध है वो निम्न स्तरीय से संबंधित कर्मचारी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की मानी जाती है। यदि प्रबंध की बात करें तो दूसरों से कार्य करवाने की क्या मानी जाती है? कला मानी जाती है। प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला मानी जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई भी कार्य समय पर पूर्ण होना ही पर्याप्त नहीं होता, उसमें न्यूनतम लागत पर सही ढंग से किया जाना भी आवश्यक है। प्रबंध की कौन सी 2 अवधारणाएं इससे संबंधित है? तो इसकी यदि देखें तो कुशलता और कार्यपूर्णता। यदि प्रबंध में कुशलता और प्रभावपूर्णता है तो न केवल कार्य को पूर्ण करेगा बल्कि उसमें न्यूनतम लागत और सही ढंग से उस कार्य का संचालन हो पाएगा। तो इसकी जो अवधारणा से संबंधित हम बात करेंगे तो कुशलता और प्रभावपूर्णता का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है, निम्न में से कौन सी क्रिया है इसमें सम्मिलित है? तो प्रबंधन की यदि बात करें तो प्रबंधन में लोगों का प्रबंध, कार्य का प्रबंध और परिचालन का प्रबंध, ये तीनों ही आते हैं। लोगों का प्रबंध, कार्य का प्रबंध और परिचालन। और यदि हम कार्य के प्रबंध की बात करें तो इसमें नियोजन, संगठन, नियंत्रण, नेतृत्व और प्रबंध आते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? नियोजन, संगठन, नियंत्रण, नेतृत्व और प्रबंध। यदि हम व्यक्तियों के प्रबंधन की बात करें, लोगों के प्रबंधन की बात करें तो नियुक्तिकरण, व्यक्तियों के नियुक्तिकरण और उनका निर्देशन वगैरह आता है। यदि हम परिचालन की बात करें तो उत्पादन, क्रय, विक्रय, लेखांकन, अनुसंधान और विकास संबंधित आते हैं। तो यदि प्रबंधन एक जटिल क्रिया के स्वरूप में देखा जाए तो उपरोक्त तीनों ही सही हैं, तीनों ही क्रियाएं सम्मिलित हैं इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य है? निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य है? तो प्रबंध का जो उद्देश्य है वो संगठनात्मक उद्देश्य भी है, सामाजिक उद्देश्य भी है और कर्मचारी गण संबंधी उद्देश्य भी है। ये तीनों ही उद्देश्य प्रबंध के उद्देश्य हैं। और यदि हम संगठनात्मक उद्देश्य की बात करें तो इसमें जीवित रहना, लाभ, बढ़ोतरी इत्यादि आता है। और
संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी होता है और ये संगठनात्मक रूप से ये कार्य करता है। मतलब व्यक्तियों का समूह होता है इसमें और संस्था के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करता है। कर्मचारी संबंधी बात करें तो इसमें कर्मचारी की व्यक्तिगत आवश्यकता संबंधी उद्देश्य होते हैं, व्यक्तिगत आवश्यकता होती हैं। और सामाजिक उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक उद्देश्य में किसी समाज या स्थानीय समुदाय के प्रति दायित्वों को पूरा करने से संबंधी प्रबंधन आता है। तो इस तरह से जो प्रबंधन के उद्देश्य हैं वो संगठनात्मक उद्देश्य भी है, सामाजिक उद्देश्य भी है और कर्मचारी गण उद्देश्य भी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध की प्रकृति हमने अभी डिस्कस कर लिया है। प्रबंध की प्रकृति बहुआयामी है क्योंकि इसे कला, विज्ञान, पेशा इत्यादि बहुत सारे रूपों में देखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रबंध कार्यों में सम्मिलित है। प्रबंध कार्यों में क्या सम्मिलित है? नियोजन। प्रबंध कार्यों में की बात करें तो इसमें क्या सम्मिलित है? नियोजन। प्रबंध कार्यों में नियोजन, संगठन और समन्वय, सॉरी नियोजन नहीं, इसमें नियोजन, संगठन और समन्वय तीनों ही शामिल हैं प्रबंध कार्यों में। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रबंध है। प्रबंध क्या है? सर्वव्यापी, बहुआयामी और सामूहिक क्रिया है। इसमें भी प्रबंध क्या है? सर्वव्यापी है, बहुआयामी है और सामूहिक क्रिया है। ये इसमें तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रबंध एक विज्ञान के रूप में है क्योंकि यदि हम विज्ञान के रूप में बात करें तो क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान है। प्रबंध के विज्ञान के रूप में बात करें तो क्रमबद्ध अध्ययन करना, और यहाँ प्रबंध में भी क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, इसलिए ये प्रबंध एक विज्ञान के रूप में क्रमबद्ध ज्ञान समूह सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो जनक माना जाता है वो FW टेलर को माना जाता है और वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा को भी इन्हीं ने प्रस्तुत किया था, तो ये भी याद रखिएगा, FW टेलर। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। प्रबंध के सिद्धांतों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो जो प्रबंध के सिद्धांतों की बात करें तो इसमें सार्वभौमिक सम्मिलित है, लोचपूर्ण सम्मिलित है, व्यवहारिक सम्मिलित है, लेकिन संपूर्ण सम्मिलित नहीं है प्रबंध के सिद्धांतों में। और यदि इनकी बात करें, इसके अलावा अनिश्चित, सापेक्षिक इत्यादि भी प्रबंध के सिद्धांत में सम्मिलित है, लेकिन संपूर्ण सम्मिलित नहीं। इसके लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सम्मिलित हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। प्रबंध के सिद्धांतों की एक विशेषता है। प्रबंध के सिद्धांतों की एक विशेषता अभी हमने देखा था कि प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषता है लोचशील। आलोचशील नहीं है, वैज्ञानिक पूर्णता वैज्ञानिक नहीं है, स्थिर नहीं है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोचशील। और जो लोचशीलता की बात करें तो प्रबंध के सिद्धांतों में एक विशेषता होती है कि ये सिद्धांत लोचशील होते हैं और ये परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करते हैं। मतलब इन्हें, इन सिद्धांतों को अपनाते समय सरल और सहल भाव रखा जाता है, ना कि कठोर दृष्टिकोण। समय प्रबंधकों के पर्याप्त दूरदर्शिता, कार्यकुशलता व मानवता संबंधी इसमें चीज़ों को समावेश किया जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो समय के अनुसार इसमें उतार चढ़ाव किया जा सकता है, लोचशीलता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन प्रबंध के किस स्तर पर होता है? तो ये पर्यवेक्षीय स्तर पर होता है। किस स्तर पर? पर्यवेक्षीय स्तर पर, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रबंध के प्राथमिक व मुख्य कार्य। प्रबंध के जो प्राथमिक और मुख्य कार्य, प्रबंध के प्राथमिक और मुख्य कार्य हैं, कितने हैं मतलब? तो ये हैं 7। प्रबंध को हम देखें तो 2 रूप में बांटा गया है, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। यदि प्रमुख कार्यों की बात करें तो इसमें नियोजन, संगठन, कर्मचारी नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा और समन्वय, इस तरह से 7 प्राथमिक कार्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? नियोजन, संगठन, कर्मचारी नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा और समन्वय। और यदि सहायक कार्यों की बात करें तो निर्णय, नवाचार या परिवर्तन, पूर्वानुमान, शोध पर अनुसंधान, प्रतिनिधित्व इत्यादि आते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो प्रबंधन के जो प्राथमिक और मुख्य कार्य कितने हैं? 7 हैं। प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है? तो हम प्रबंधन की अभी बात करें, सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो नियोजन होता है। इसके अलावा भी और अन्य कार्य जो 7 कार्य हैं उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो नियोजन है। कौन सा कार्य प्रबंध का सहायक कार्य है? कौन सा कार्य प्रबंध का सहायक कार्य है? तो यदि हम इसमें देखें प्रबंध का सहायक कार्य है तो प्रबंध का सहायक कार्य नहीं है।
यहाँ पे नहीं है। तो यदि हम देखें तो नवाचार, प्रतिनिधित्व और निर्णयन, ये तीनों ही कार्य प्रबंध के सहायक कार्य हैं, लेकिन नियोजन जो है सहायक कार्य नहीं है बल्कि मुख्य कार्य है। और यदि प्रबंध के सहायक कार्य की बात करें तो इसमें निर्णयन आता है, नवाचार आता है, प्रतिनिधित्व आता है, पूर्वानुमान आता है, शोध पर अनुसंधान इत्यादि आते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, समन्वय क्या है। यदि हम समन्वय की बात करें तो समन्वय क्या है? समन्वय जो है ये प्रबंध का सार है। समन्वय क्या है? यदि हम आंसर में देखें तो प्रबंध का सार है समन्वय। और यदि हम इसको डिटेल की बात करें तो कुर्च और ओडोनिल के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार माना है जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है। मतलब सामूहिक रूप से जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने होते हैं उनमें व्यक्तिगत प्रयासों में एकरूपता, व्यक्तिगत प्रयासों को एक साथ में लेके चला जाता है। तो इसलिए यदि हम यहाँ पे बोलेंगे तो समन्वय क्या है, तो ये प्रबंधन का सार है, प्रबंध का सार है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रबंधकीय कार्यों की जो कुंजी कहा जाता है वो समन्वय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समन्वय को कहा जाता है। और कुंस और ओडेनल के अनुसार समन्वय प्रबंधन का सार है और उनके अनुसार जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है। तो ये यदि हम प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी की बात करें, चाबी की बात करें, तो वो समन्वय है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रबल के सिद्धांत होते हैं। प्रबल के सिद्धांत कौन से होते हैं? तो यहाँ पे देखिए लोचशील भी होता है, व्यवहार और शोध द्वारा निर्मित भी होता है और अनिश्चित भी होता है। इस तरह से इसके तीनों सही हैं। और यदि हम प्रबल के सिद्धांतों की चर्चा करें तो लोचशीलता मतलब समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। व्यवहार और शोध द्वारा, मानव व्यवहार और शोध द्वारा निर्मित होता है। और अनिश्चित की बात करें तो प्रबंध एक गतिशील वातावरण में कार्य करता है, अतः इसके सिद्धांत में गतिशीलता और अनिश्चितता होती है और ये समय और परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इनमें समय समय पर सुधार भी होता रहता है, इसलिए इसे अनिश्चित और गतिशील भी बोला जा सकता है। इस तरह से इसके तीनों ही प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो तीनों हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध टेलर में प्रारंभिक प्रबंध की ऐसी विचारधारा जिसे कहा जाता है क्लासिकल विचारधारा। जिसे क्या कहा जाता है? क्लासिकल विचारधारा। ये याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध टेलर की जो प्रारंभिक प्रबंध के संबंधित विचारधारा प्रस्तुत किया था तो उसे क्लासिकल विचारधारा कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्यात्मक फोरमैन प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन विभाग और योजना विभाग टेलर में कुल कितने नायक बताए गए हैं? तो यदि हम देखें तो कार्यात्मक फोरमैनशिप प्रणाली में दो भागों में बांटा गया है, योजना विभाग और उत्पादन विभाग। योजना विभाग और उत्पादन विभाग। यदि हम योजना विभाग की बात करें तो इसमें कार्यक्रम क्लर्क, निर्देशन कोड क्लर्क, समय और लागत क्लर्क और अनुशासक आते हैं। इसमें 4 आते हैं। और यदि हम उत्पादन विभाग की बात करें तो इसमें टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षण नायक आते हैं। तो इस तरह से जो उत्पादन विभाग और योजना विभाग में कुल कितने नायक हैं? तो ये 8 नायक हैं, याद रखिएगा। 4 हैं उत्पादन विभाग में और 4 हैं योजना विभाग में। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेलर के कार्यात्मक फोरमैनशिप के आधार पर कौन से 2 मुख्य विभाग हैं? अभी हमने चर्चा की है, योजना और उत्पादन विभाग। योजना विभाग में 4 आते हैं और उत्पादन विभाग में 4 आते हैं, इसलिए इनके 8 वो हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्यात्मक फोरमैनशिप की योजना में विभाग के कार्यक्रम क्लर्क का कार्य क्या है? कार्यक्रम क्लर्क का जो कार्य होता है वो उत्पादन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। क्या करता है? उत्पादन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो ये इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम चारों क्लर्कों की बात करें तो कार्यक्रम क्लर्क का काम होता है उत्पादन की प्रक्रिया निर्धारित करना, निर्देशन क्लर्क का काम होता है कर्मचारियों को निर्देश देना और ये निरीक्षण करना कि वो कौन सा कार्य किया जाना चाहिए, कौन सा कार्य कौन सा कर्मचारी करे। समय और लागत क्लर्क का कार्य होता है समय, विभिन्न अवस्थाओं में लगने वाला समय को निर्धारित करता है। और कारखाना अनुशासक का जो कार्य होता है वो श्रमिकों के अनुशासन और शांति को बनाए रखता है। इस तरह से इनके चारों जो योजना विभाग के क्लर्क हैं इनकी हमने चर्चा कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्पादन विभाग में कौन सा नायक श्रमिक उपलब्ध कराता है? तो उत्पादन विभाग में कौन सा नायक? ये टोली नायक है। कौन सा नायक है? टोली नायक है। यदि हम इसके नायकों की बात करें, 4 नायक होते हैं, टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षण नायक। तो यदि हम टोली नायक की बात करें तो ये श्रमिक उपलब्ध कराता है। यदि हम गति नायक की बात करें तो ये कार्य में गति बनाए रखता है। यदि हम मरम्मत नायक की बात करें तो ये कारखानों में मशीनों के रख रखाव और मेंटेनेंस का काम देखता है।
और यदि हम निरीक्षण की बात करें तो ये श्रमिकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की किस्म और मात्रा का निरीक्षण निर्देशन करता है। तो इस तरह से चारों उत्पादन विभाग के चारों नायकों को के कार्य हमने देख लिया। और यहाँ पे जो प्रश्न है, उत्पादन विभाग में कौन सा नायक श्रमिक उपलब्ध कराता है, तो वो टोली नायक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्यात्मक फोरमैनशिप किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो कार्यात्मक फोरमैनशिप है ये श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति का अध्ययन किया जाता है। तो कार्य कुशलता के बढ़ाने के लिए कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाता है। कार्य कुशलता को यदि बढ़ाना है तो कौन सी पद्धति का? कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, समय नोट करने हैं तो किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। तो समय नोट करने हैं तो हम स्टॉप वॉच का उपयोग करते हैं। इस तरह से हमने आज के 30 क्वेश्चन के प्रबंधन के 30 क्वेश्चनों को देखा है और आगे जो बचे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।